न्यूज पर। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ए इंसान, तूने ही तो हवाओं में मिलावट की है। फिर क्यों है ये इल्जाम कि प्रकृति ने बगावत की है। कुछ इस तरह से बिगड़ा है रूप हवाओं का कि जिससे अब घुटने लगा है दम, जिसने सांसें भी बोझिल की हैं। वायु में बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र पर इसका कितना अधिक प्रभाव है और क्यों बढ़ रही हैं श्वसन समस्याएं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और दरअसल ये समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषण में वो कौन से कण हैं जिसकी वजह से श्वसन समस्याओं का खतरा बढ़ता है और जो कारण बनता है श्वसन संबंधी बीमारियों का। वायु प्रदूषण जिंदगी के लिए घातक है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM10 जैसी गैसों और कणों का बढ़ा हुआ स्तर हानिकारक है। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो वायु प्रदूषण का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, लेकिन श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का प्रभाव काफी अधिक होता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम श्वसन तंत्र को क्षति और श्वसन रोग का कारण बनते हैं। इसकी वजह से हर आयु के लोगों में अलग अलग तरह की श्वसन समस्याएं होती हैं। श्वास लेने पर वातावरण में उपस्थित प्रदूषित कण श्वसन मार्ग से व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंचते हैं और हानि पहुंचाते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से श्वसन रोग हो, उनकी समस्या बढ़ सकती है और लक्षणों की गंभीरता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण का अधिक स्तर छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए अधिक खतरा साबित हो सकता है। आवश्यक है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो घर से बाहर न जाएं। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को पहचानें और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। वायु प्रदूषण हर आयु के लोगों पर प्रभाव डालता है। खास तौर पर जो श्वसन रोगी हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और बहुत सी श्वसन समस्याओं का खतरा बढ़ता है। ऐसे में क्या सावधानी रखनी है और विशेष तौर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम सभी क्या योगदान दे सकते हैं, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर विस्तार से बात करने के लिए उपस्थित हैं विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, न्यू दिल्ली। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर नितेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। क्योंकि वायु प्रदूषण की समस्या सभी के लिए है, इसलिए उपाय भी सभी को मिलकर ढूंढने हैं। इस समस्या से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है, आप हमारे विशेषज्ञों से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि खतरे की गंभीरता कितनी है और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर खिलनानी, आपसे ये समझ लें, क्योंकि इस बार जैसे जैसे मौसम बदलता है वायु प्रदूषण का खतरा हम सबके सामने आता है, लेकिन वायु प्रदूषण का जो बढ़ता स्तर है, इस बार जो समस्याओं के मामले हैं वो कुछ जल्द सामने आने शुरू हो गए हैं। क्या देखते हैं कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कितनी तैयारी की आवश्यकता है? किरण जी, हमेशा हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि जब सांस की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, वायु प्रदूषण बिल्कुल सामने आ जाएगा, वो हाईलाइट हो जाता है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर के शुरू में ही जी वायु प्रदूषण के जो असर हैं वो शुरू हो रहे हैं। मैं अपने जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व किया कि कई सारे पेशेंट्स जो है ना मेरे, जो बिल्कुल स्टेबल थे, एस्थमा के, COPD के, क्रॉनिक लंग डिजीज़ के, वो आए, उनके सिम्टम्स थे कि उनको एकदम से खांसी होने लग गई, सांस फूलने लग गई, वीजिंग होने लग गई, रात को सो नहीं सकते, बुखार कुछ नहीं था जी।
जब मैं उनको एग्जामिन करता हूँ तो वो ठीक ठाक, कोई ख़ास मुझे जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग भी नहीं मिल रही थी। तो हो क्या रहा है, तो मैंने जब उनका टेस्ट किया, लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं या स्पायरोमीट्री उसको कहते हैं जी, तो उसमें भी कोई ख़ास बदलाव नहीं था। लेकिन एक टेस्ट हमारा होता है एयरवे इन्फ्लामेशन का, जो कि उसको फिनो कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक मापदंड होता है कि एयरवेज में कितना इन्फ्लामेशन है। तो वो टेस्ट सबका ज़्यादा था, एक्सरे वगैरह ठीक था। तो मुझे इससे ये साइंटिफिकली मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों में एयरवे इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन है। तो इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारे देखने को मिले। और दूसरी बात कहूँ कि दो तरह की सिम्टम्स मैं देख रहा हूँ। एक तो जो मैंने बताया कि जिनको पहले से दमे की या COPD ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई फेफड़े की बीमारी नहीं भी है, तो उनको इन दिनों ये तकलीफ हो रही है कि गला ख़राब होता है, खांसी होती है, आँखों में जलन होने लग जाती है, गला बार बार सूखता है, शाम को थकावट ज़्यादा हो जाती है, सिर थोड़ा भारी होने लग जाता है, और कुछ को तो वीजिंग भी होने लग जाती है सुबह उठते ही। तो ये सब जो है ना शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स जो है ना एयर पोल्यूशन के, जो हम दिवाली के टाइम पर अक्सर देखा करते थे, लेकिन इस बार मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अभी से ही शुरू हो गए। और अब समझ में आ रहा है क्योंकि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो पुअर क्वालिटी में अभी से पहुंच गया है। तो ये एक तरह से एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। जी, जाहिर तौर पर सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है ये समझने की कि सभी को अपना योगदान देना है और पहचान करनी है कि समस्या कितनी बड़ी है और उसका समाधान क्या हो सकता है। डॉक्टर नितेश, ये जो समस्या है, जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, डॉक्टर्स के पास मरीजों की कतारें भी बढ़ जाती हैं। एक तो हमने जाना कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, जिसमें छोटी मोटी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। उसके अलावा किस तरह से क्षति पहुंचाते हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो ऐसे कण हैं हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं, क्या डैमेज होगा, क्या क्षति होगी? किरण जी, जैसे हमने देखा कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं कि मरीज बहुत जल्दी आपके पास थोड़े बहुत दिन की हिस्ट्री लेके आता है। अदरवाइज एयर पोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हम देखते हैं। वो जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, चाइल्डहुड से बड़े होके एडल्टहुड तक आते हैं, तो कई बच्चों में हमने देखा है कि स्कूल में जाके वो बोलते हैं मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? बिकॉज मेरा सांस फूलता है, तो मैं इसलिए वो छोड़ के मैं बैठने वाली एक्टिविटी स्कूल में शुरू कर देता हूँ। तो ये एक बहुत अर्ली साइन होता है पेरेंट्स के लिए भी कि अगर आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, उसको ज़रूर आप एक सवाल पूछें कि उसका कारण क्या है, उसको क्या दिक्कत हो रही है। हो सकता है ये जो हमारे फेफड़ों में जो डेवलपमेंट जितना नॉर्मली होना चाहिए पोल्यूशन की वजह से उतना नहीं हो पाए। फेफड़ों के अलावा भी पोल्यूशन सारे शरीर के अंगों को अफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां कराता है। मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, अल्कोहल भी नहीं है, फिर भी उनमें देखा जाता है कि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स हैं। तो उसका भी फैक्टर स्टडीज़ ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि एयर पोल्यूशन एक फैक्टर है कि जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ दिल की बीमारियां भी ज़्यादा देखी जाती हैं। जी, जाहिर तौर पर हार्ट अटैक्स होते हैं और बहुत सी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसको ठीक कर पाना बहुत जटिल हो जाता है। डॉक्टर खिलनानी, जब बात आती है लक्षणों को मैनेज करने की, जब श्वसन से संबंधित कोई लक्षण आते हैं, आमतौर पर पहले कोशिश की जाती है कि शायद डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े और उस पर घर पर ही कुछ काम किया जाए या केमिस्ट से एक दवा ले ली जाती है। रेड फ्लैग्स के तौर पर क्या बताना चाहेंगे वो लक्षण जिनको देखकर व्यक्ति ये समझ जाए कि चिंता की बात है और तुरंत एक विशेषज्ञ के पास जाना है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है किरण जी आपने। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इन दिनों पिछले 3 हफ्तों में, लोग क्या करते हैं, उनको गला ख़राब हुआ, खांसी हुआ, थोड़ी सी सांस में तकलीफ हुई तो एंटीबायोटिक लेते हैं। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो 3-3 कोर्सेज एंटीबायोटिक लेते हैं और फिर ठीक नहीं होते तो फिर ये विशेषज्ञ के पास जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हर खांसी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता। और जो मैंने आपको बताया शुरू में कि जो मरीज़ आ रहे हैं, सांस की तकलीफ़ हो रही है, वीजिंग हो रही है, बुखार, हल्का फुल्का बुखार सा लगता है लेकिन थर्मामीटर में आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि शरीर में इन्फेक्शन नहीं है, एक इन्फ्लामेशन है, सूजन है।
तो उसका जो इलाज होता है, एक तो बचाव होता है, लेकिन जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें फिर उनको इन्हेलर्स देने पड़ते हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। और कई बार जब मजबूरी आ जाती है, ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, हमें सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिनको हम कहते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटनिलोन, बड़े सारे कॉमन नेम होते हैं, वो भी देने पड़ते हैं। लेकिन उनको हमें एक जुडिशियसली देना चाहिए उसको इस तरह से। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि अगर आपको वीजिंग हो रही है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपको रात को उठ के बैठना पड़ रहा है, छाती में तनाव हो रहा है, तो ये लक्षण है कि आपके फेफड़े में कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसको सिर्फ, और ये भी बताना चाहता हूँ, जो खांसी के शरबत होते हैं उनका अक्सर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये अच्छा है कि आप एक विशेषज्ञ के पास जाएं, उसका अपना प्रॉपर निदान और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। श्वेता है, किशन है, राजीव हैं। डॉक्टर नितेश, सभी की समस्या ये है कि इस मौसम में गला खराब रहता है, खराश रहती है, बार बार खांसी होने का मन करता है। तो इसको क्या माने, जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से है, और या फिर जो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है, क्या किया जा सकता है ऐसे में? देखिए, ये इस समय क्योंकि टेम्परेचर भी कम होता है तो पॉल्यूटेंट जो है वो ज़्यादा समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। जितनी देर तक एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम उन्हें इनहेल करते हैं, और वो जैसे सर ने भी बताया कि वो सूजन के रूप में आते हैं। वो अंग के अंदर नाक से लेके फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक उसमें पूरे में सूजन कराते हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप रात में नहीं सो पा रहे हैं तो आपको ज़रूर एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर खिलनानी, जो खुद के बचाव की बात है, बहुत सारे लोग हैं जो अब मास्क का प्रयोग करने लगे हैं और उनको लगता है कि अगर हम मास्क लगाकर बाहर निकले तो शायद ये जो वायु प्रदूषण है ये भी हमारे अंदर ना जाए और हम सुरक्षित हो जाएंगे। कितना उपयोगी है एक सामान्य सर्जिकल मास्क की बात की जाए? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुंह पर सिर्फ एक कपड़ा या रुमाल भी बांध लेते हैं। तो किरण जी, मास्क की बात करें तो कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा मास्क का उपयोग हुआ, और हम यहीं इसी कुर्सी पे बैठ के हम भी ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि आप मोटे कपड़े का मास्क लगा लो या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगा लो, जो कि बहुत सस्ता भी होता है और उससे आपसे कोविड से बचाव मिलेगा। तो उसी को लेके लोग जब भी वायु प्रदूषण होता है उनको लगता है कि इस समय ख़राब है या बिल्कुल धूल दिख रही है या उनका गला ख़राब होता है तो मास्क लगा लेते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंपल मास्क होता है या कपड़ा होता है वो वायु प्रदूषण से बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देता है, और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जी। लेकिन जो लोग वृद्धावस्था में हैं, जिनको फेफड़े की बीमारी है, जो इनको हार्ट की बीमारी है, जिनको वायु प्रदूषण से ख़राब असर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उनके लिए अगर यूज़ करना है तो N95 मास्क यूज़ करें। सबसे पहले तो उनको ये सलाह है कि वो ऐसे टाइम पे भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। सुबह जब स्मॉग होती है उस समय वॉक करने नहीं जाएं, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट उस समय ब्रीदेबल लेवल पे रहते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे जाना तो सिंपल मास्क का कोई उपयोग नहीं है। आप N95 और एक और भी एडवांस मास्क होता है, उसको KN95 मास्क कहते हैं, उसको ठीक से बांध कर जाएंगे तो कुछ प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। आपकी इजाज़त हो तो मैं एयर प्यूरीफायर के बारे में भी बताना चाहूँगा। डॉक्टर खिलनानी, उस पर भी हम लौटेंगे। एक कॉलर है नोएडा से, मुकेश है फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत। क्या है आपकी समस्या? मैडम, मेरी 1.5 साल की बेटी है, उसको 1 महीने से खांसी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये भी प्रदूषण की वजह से, क्योंकि मैंने उसे कफ सिरप और स्टीम वगैरह दी है लेकिन उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर नितेश जी, जैसे छोटे बच्चों में हमने बताया कि वो बहुत एक्सपोज रहते हैं और बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं कि उनमें खांसी होना और ऐसे लक्षण आना, स्पेशली जब टेम्परेचर कम हो और पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। तो हमारी सलाह रहेगी आप एक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं अच्छे से, उसको अपनी घर की रेमेडी छोड़ के आप पीडियाट्रिशियन को दिखा के उनके इलाज के लिए उनका फॉलोअप रखें। जी। डॉक्टर खिलनानी, एयर प्योरीफायर्स का आप जिक्र कर रहे थे। सब लोगों को ये भी लगता है कि अगर एयर प्योरीफायर लग गया तो शायद एक कवच मिल गया, सुरक्षा मिल गई। क्या कहना चाहेंगे? तो एयर प्योरीफायर क्या होता है? वो एक तरह का फिल्टर होता है और एक एड्जॉर्बिटेंट होता है। फिल्टर क्या करता है, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको छान देता है। जो एड्जॉर्बिटेंट होता है वो गैसेस को एब्जॉर्ब
सोख लेता है। तो एक तरफ से हवा जाती है, दूसरी तरफ से शुद्ध हवा बाहर आती है। तो आदमी सोचता है कि मैंने एयर प्यूरीफायर ख़रीद लिया तो वो जो है ना, मैं तो अब अच्छी हवा में सांस ले रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें आपको समझनी है कि अगर आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक कमरे में बैठ के, कमरा बंद करके ही बैठना पड़ेगा। अगर आपको चाय के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए अगर दरवाज़ा बार बार खुल रहा है तो एयर प्यूरीफायर का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सारा नलीफाई हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो एयर प्यूरीफायर का जो कैपेसिटी होती है वो जो कमरे का वॉल्यूम है उससे कमेंसुरेट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक प्रमाण है उसके अनुसार एयर प्यूरीफायर का सेहत पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या ये समझें कि एयर प्यूरीफायर का कोई उपयोग नहीं है? ऐसा नहीं है। मेरी सलाह ये रहेगी कि जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जो ऑक्सीजन पे रहते हैं, जिनको COPD या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, जिनको बार बार सांस फूलती है, नेबुलाइज़र लेते रहते हैं, या जिनको हार्ट की एडवांस्ड डिजीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में है, वो लोग जो है एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको ज़रूर उनसे कुछ फ़ायदा होगा, चाहे साइंटिफिक प्रमाण ना भी हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कमरा बंद करके रखें। और एयर प्यूरीफायर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, फिल्टर्स और बदलते रहना चाहिए, नहीं तो वो ख़ुद भी एक सोर्स बन जाता है एक फंगल इन्फेक्शंस का और दूसरे तरह के इन्फेक्शंस का। तो उसका इस्तेमाल की लिमिटेड वैल्यू है। जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एयर प्यूरीफायर का कोई यूज़ नहीं जी। और जाहिर तौर पर घर के अंदर पौधे भी रखे जा सकते हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन आपको दे सकें। सस्ता और सरल, साथ ही प्रभावशाली विकल्प हो सकता है प्रदूषण को कम करने का और स्वच्छ हवा में सांस लेने का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल आपसे डॉक्टर खिलनानी, क्या सिर्फ जो श्वसन रोगी हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है उन पर ही वायु प्रदूषण का प्रभाव होता है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। पर हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो वृद्धावस्था में है या उनको सांस की बीमारी है, उनको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उस पर असर पड़ता है। और उसका इफेक्ट जो अभी शिकागो स्टडी आई थी जिसमें बताया गया कि भारत के एवरेज जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन काल 5.3 साल कम हो जाता है और दिल्ली वालों का 11.9 साल कम हो जाता है। ये दर्शाता है कि जो हेल्दी लोग हैं उनकी जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है उस पर बहुत असर पड़ता है। डॉक्टर नितेश, प्रदूषण का, खास तौर पर वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हीकुलर पोल्यूशन यानी गाड़ियों से होने वाला धुआं या फिर पराली जलाना? देखिए, जैसे प्रदूषण का कारण बहुत सारे हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन है, पराली जलना है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो होता है जिसमें मेजर्स नहीं लिए जाते कि धूल सटी रहे, उसमें पानी डाला जाए जी। ये सब कारण हैं जो पोल्यूशन इस समय बढ़ाते हैं। डॉक्टर खिलनानी, क्या वायु प्रदूषण सिर्फ तभी घातक या हानिकारक होता है जब वो नजर आए? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ नो अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज सेफ। राइट। जैसे हम PM 2.5 की बात करें तो हमारे जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है इंडिया के, वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको 5 माइक्रोग्राम कर दिया जी। अब कैलिफोर्निया की बात करें कि जब ये वहाँ आग लगती है जंगलों में तो उनका 12.3 होता है, तो पैनिक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो किसी लेवल का भी वायु प्रदूषण सेफ नहीं है। सिर्फ ये है कि हम उसके इफ़ेक्ट को मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं, ये है। तो मेरे ख्याल से जो वायु प्रदूषण जो है, जो जिस पे हम जी रहे हैं वो बहुत ही घातक है और सारे मेजर्स करने चाहिए उसको खत्म करने। और छोटे जवाब चाहेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर नितेश, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जैसे वायरस से एक्सपोज होकर इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक उसी तरह से अगर ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ली तो इम्यून हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है। एयर पोल्यूशन हार्म ही करता है, कोई इम्यूनिटी नहीं बना सकता आपके शरीर में। जी। डॉक्टर खिलनानी, क्या COPD, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे अटैक्स को उत्पन्न कर सकता है, यानी ट्रिगर कर सकता है, या फिर समस्या हो तो उसको गंभीर कर सकता है वायु प्रदूषण?
किरण जी, COPD अभी इज थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ सारी दुनिया में, और भारत में किसी स्टेट में तो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में 90% से ज़्यादा COPD जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन जो भारत का जो डेटा है, भारत के जो प्रमाण है, 50% COPD भारत में वायु प्रदूषण से होता है, 25% जो है ना वो टोबैको स्मोकिंग से होता है, और 25% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से होता है। तो ये बहुत समझने की बात है कि COPD जो न सिर्फ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी करता है, उसका इफेक्टिव इलाज भी नहीं होता है, उसमें वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर नितेश, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय कोई व्यक्ति खुद यानी एक इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कर सकता है? तो घर, जैसे कि सफाई की शुरुआत घर से होती है, पोल्यूशन कम करने की शुरुआत भी आपके घर से हो सकती है। आप अपने व्हीकल का रेगुलर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेकअप कराएं, अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है तो उसको कम करें। उसके अलावा घर में या आपकी सोसाइटी में जो रात में पत्ते जलाते हैं उसको ना जलाने दिया जाए, उनको प्रॉपर डिस्पोज करा जाए। बाहर अगर कंस्ट्रक्शन कहीं है आपकी सोसाइटी में तो उसमें इंश्योर करिए कि उसका जो धूल उड़ती है या वो धुआं उड़ता है वो उसको कम से कम लेवल पे रखा जाए, और सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट इशू करती है उनको फॉलो करा जाए। जी डॉक्टर खिलनानी, क्या ऐसे में सुबह वॉक पर जाना, सैर करना, व्यायाम करना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना फायदेमंद होगा? ब्रीदिंग एक्सरसाइज और व्यायाम बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब वायु प्रदूषण ज़्यादा हो, AQI पुअर या हैजार्डस हो, उस समय सुबह जब सूरज जब तक नहीं आता, उसको हम स्मॉक कहते हैं, जो आपने भी देखा होगा, सुबह धुंधला सा दिखता है, तो उस समय अगर आप वॉक करने जाएंगे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लोअर ब्रीदेबल लेवल पे रहते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम अक्सर जो है ना, जो सांस हमारी 5 गुना ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं, और आपने देखा होगा जब आप दौड़ लगाएंगे तो आपका मुंह खुल जाता है, आप मुंह से सांस लेते हैं, जो नाक का जो फिल्टर होता है वो भी बाईपास हो जाता है, इससे 5 गुना हवा अंदर जाती है और वो प्रदूषित हवा जाती है। और इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि जो इंग्लैंड में जो है ये स्टडी से प्रूव हो गया कि अगर आप प्रदूषित हवा में जब सांस लेते हैं तो आपके जो लंग फंक्शन कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर बहुत ठंड है और एयर क्वालिटी पुअर है तो सुबह वॉक करने ना जाए, जब सूरज आ जाए, जब ब्राइट सनशाइन हो, उस समय जाए। डॉक्टर नितेश, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एयर पोल्यूशन कारण बहुत सारे होते हैं, आप अपने घर से शुरुआत करें इसे कम करने की। कोई भी दिक्कत है, रेड फ्लैग साइंस जैसे सर ने बताए, सांस में सीटी सी आवाज़ आना, खांसी रहना, रात भर जागना, सर में दर्द रहना, और अगर आप बीमार हैं, ये पहले से कोई सांस या हार्ट का कोई भी बीमारी है, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उसे इग्नोर नहीं करें, विशेषज्ञ को या अपने डॉक्टर जिनके पास आप फॉलोअप रखते हैं उनके पास ज़रूर अपनी इश्यूज़ को लेके जाएं। डॉक्टर खिलनानी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण हम सबकी समस्या है और हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने जो व्हीकल्स हैं उनको कम से कम चलाएं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या 4-5 लोग मिल के ऑफिस जा सकते हैं तो वो अच्छा है जी। और दूसरा ये है कि ये क्रांति के रूप में आना चाहिए, क्योंकि हमारी न सिर्फ ये जीवन काल को कम कर रहा है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है डे टू डे, उसको भी बहुत असर कर रहा है जी। बहुत महत्वपूर्ण संदेश। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर नितेश गुप्ता आपको। डॉक्टर GC खिलनानी आज के डिस्कशन में शामिल हुए। समस्या कितनी बड़ी है ये हमने जान लिया है, कैसे इसकी पहचान हो सकती है, कौन से वो लक्षण हैं जिनके होने पर तुरंत विशेषज्ञों के पास जाना है, ये हमारे विशेषज्ञों ने आपको समझाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से वायु प्रदूषण को कम करना है, इसके विषय में सभी को सोचना होगा। सिर्फ सरकार या सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छ हवा में सभी को सांस लेना है तो प्रयास भी सभी को करने होंगे। कैसे कम करना है वायु प्रदूषण, इस पर करें विचार, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण पर है सभी का अधिकार। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।